हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और ये जो क्लास 11 का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, इसका लेक्चर 2 है ये। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत मान लीजिए, ठीक है। अब आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे का जो पोर्शन है, हमने स्पीड की जितने भी टाइप्स थे वो सब पढ़ लिए थे। स्पीड के जितने भी टाइप्स थे, एवरेज स्पीड के स्पेशल केसेस भी हमने देख लिए थे। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है यार? देखिए, स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन हमने स्पीड को इस तरीके से डिफाइन किया था। लेकिन वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, तरीका वही है, सिर्फ एक चीज़ का माइनर सा डिफरेंस है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ change of position in one specific direction। वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए, ये जो वन स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये बहुत सारी बातें बता रहा है वेलोसिटी के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो वन स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी इससे रिलेटेड। जब भी किसी क्वांटिटी की बात हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और स्पीड को हमने एक चीज़ और बोला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी वजह से वो स्केलर आया था। लेकिन वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि अब हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई। तो डिस्टेंस के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर जुड़ रही थी, तो हमने पढ़ा था वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होंगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स इसकी सेम ही रहेंगी। तो डिफरेंस क्या है सिर्फ यहाँ पे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये बात हमने लास्ट उसमें देखी थी। यही कंडीशन डिस्प्लेसमेंट के लिए भी काम कर रही थी, तो यही कंडीशन वेलोसिटी के लिए भी काम करेगी। यानी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो जिस तरह के टाइप्स हमने स्पीड में पढ़े थे, तो ऐसी ही चीज़ें हम वेलोसिटी में पढ़ते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले टाइप आता है इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल वही बात है। जैसे उसमें हमने क्या बोला था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि पहले एक सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर्स का, अगले एक सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर का, अगले एक सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर का। तो हर एक सेकंड में उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना है? वो 2 मीटर ही है, सेम है, ठीक है। इस बार सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चीज़ अलग आई है, बाकी सेम यूनिफॉर्म स्पीड जैसा केस है। जहाँ पर भी यूनिफॉर्म आपको दिखेगा ना, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के कॉन्स्टेंट होने की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था? कांस्टेंट स्पीड। तो इस पूरे प्रोसेस में जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जो हमारी वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसी के साथ अगला टाइप आता है इसका वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जो कांस्टेंट नहीं है। तो जो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि पहले सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, अगले सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.5 मीटर, अगले सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। तो हर एक सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट अब अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
इंटरवल हम सेम ही रख रहे हैं 1-1 सेकंड का, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया सब में, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब थर्ड केस क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे इसमें एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे थर्ड टाइप जो आता है वो क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मेनली किसके लिए निकाली जाएगी, जब हमारी वेलोसिटी जो होगी किसी भी मोशन के कोरस्पॉन्डिंग वो एक वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो हम इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसको हमने बोला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी सेम एवरेज स्पीड की तरह है, बस क्या चेंज आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बात हमारी लास्ट लेक्चर में भी होती है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वेलोसिटी को देख रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एक बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा टी है वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है। ज़ीरो की तरफ बढ़ने का मतलब छोटा सा टाइम है ना। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो वो सेम तरीका है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का था, यानी हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिट कौन सी, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और इसी को हम बोल देते हैं dx/dt। ये v एवरेज हो जाता है। इसको अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो v वेक्टर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गया। देखिए मेनली क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, वो क्या है, जैसे स्पीड हम बोलेंगे सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, बस स्पीड के बारे में सिर्फ इतनी बात होगी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट, या टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स अप, टूवर्ड्स डाउन। तो ये चीज़ क्या है, देखो ये स्पीड है ऊपर वाला, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे वाली बात क्या है, ये वेलोसिटी की बात है। इसमें स्पीड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स अप, टूवर्ड्स डाउन, कुछ भी हो सकता है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हमें पता है तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात यार। अब ये वेलोसिटी वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। अब पहले मैं देखता हूँ यार ये वीडियो दोबारा बंद ना होगी हो, कल ये वीडियो बंद हो गई थी। ठीक है, ओके सही है, चल रही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है यार, एक्सेलरेशन ना यार एक क्वांटिटी है। जैसे हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी बोल रहे थे हम। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब वेलोसिटी क्या था कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, उसको वेलोसिटी बोला। एक्सेलरेशन का मतलब है टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे बाइक का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आप बाइक पे बैठ गए बाइक पे। अब बाइक पे बैठने के बाद आपने स्टार्ट करके क्या किया, एक्सेलरेटर दिया ना, ये एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर जब आप दे रहे हैं तो जब बाइक आपने स्टार्ट की तो एक्सेलरेट किया तो पहले कुछ कम स्पीड बढ़ी उसकी, फिर स्पीड बढ़ते बढ़ते वो ठीक ठाक स्पीड पे आ गई, 40-50 की स्पीड पे आ गई। तो पहले एक सेकंड में कुछ स्पीड थी, फिर कुछ स्पीड थी, फिर कुछ स्पीड थी, फिर कुछ स्पीड थी। तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। जब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो हम पढ़ के भी आए हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ये एक्सेलरेशन की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन रहेगी। अब इसी में हम टाइप्स पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का पहला टाइप क्या आ जाएगा यार,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो मैंने अभी बोला था जहाँ भी वर्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होना चाहिए कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 1 सेकंड में 0 से 1 सेकंड तक गया हो, यानी 1 सेकंड में उसने वेलोसिटी अटेन करी 2 मीटर पर सेकंड की, 2 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अगले 1 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी जो है 2 से ही इंक्रीज़ होगी। पहले 2 थी, अब 2 और इंक्रीज़ हो गई। अब इस वाले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ हुई। तो यानी हर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी सेम वैल्यू से बढ़ रही है, ठीक है। यानी अगर मैं 1 सेकंड के लिए देखूं, 1 सेकंड के लिए, इस 1 सेकंड के लिए मैं इसमें एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 2/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये वेलोसिटी जो होता है क्या होता है? मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है? सेकंड। तो इसकी जो यूनिट्स बनेंगी वो क्या बनती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी पहले 1 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे सेकंड के लिए, मतलब 2 सेकंड्स में, अब 2 सेकंड्स में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होगा? अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 4 अपॉन टाइम कितना है टोटल? अब यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो गई है? यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो गई है? 4 हो गई ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना था? 2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वापस से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ऐसी अगले केसेस में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। यानी हमारी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रही है, यानी सेम यूनिट से इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी। तो उसको हम बोलेंगे, ऐसे केस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर इतनी बात? देखिए अब अगला टाइप जो होगा इसका वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन का अगला टाइप रहेगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहला हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकंड टाइप रहेगा इसका वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन आप भी इजीली अब बता सकते हैं। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि हर 1 सेकंड में सेम अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा? हर 1 सेकंड में सेम अमाउंट से वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी थी हमारी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। दूसरे 1 सेकंड में, अगले सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड होगी। तीसरे सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकंड होगी। तो सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है। इसमें क्या था? 2 से 4 हो रहा था, 4 से 6 हो रहा था। इसमें देखिए क्या हो रहा है? 2 से 5 और 5 से फिर सीधा 12। तो सेम अमाउंट से वेलोसिटी नहीं इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी में थर्ड टाइप क्या आएगा यार? एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड टाइप होगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा जो भी टोटल चेंज होगा वेलोसिटी में अपॉन जितना भी टोटल टाइम लग रहा है। तो टोटल चेंज ए एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जितना भी टाइम लग रहा है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जितना भी टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो ए एवरेज क्या हो जाएगा? ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको ये बोल सकते हैं यार, इसको हम ये बोल सकते हैं फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा? ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है, ये सेम सी चीज़ें पढ़ी हैं इससे पहले। तो इससे अगला टाइप होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम एक्सेलरेशन को देख रहे हैं तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब बहुत छोटा सा टाइम, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। तो जैसे हमने वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? इट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। और ये हमारा क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो कैसे हो सकता है, कौन से केसेस होंगे वो समझ लो यार। पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होने वाला है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो। देखिए बेसिकली एक्सेलरेशन को लिख कैसे रहे हैं हम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब v2 जो है वो ग्रेटर देन v1 होगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी जब वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी, व्हेन v इंक्रीजेज तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। आपने बाइक स्टार्ट की, एक्सेलरेटर घुमाया तो अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकंड केस नेगेटिव कब होगा यार, आपकी बाइक चल रही है, आपने ब्रेक मारने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे करते करते आपकी बाइक रुक गई तो अब फाइनल स्पीड कम हुई है ना, इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी। तो जब v जो है वो डिक्रीज़ होगा, जब आपका v जो है वो डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, दोनों चीज़ें बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अब ज़ीरो कब होगा यार, देखिए ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो कब होगा, हम एक्सेलरेशन को बोल क्या रहे हैं, v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ज़ीरो कब आएगा, जब v जो है कांस्टेंट रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, सीधी सी बात। किसी भी चीज़ की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। v2 माइनस वी1 दोनों ही v हैं तो v माइनस वी इज़ ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आया, ज़ीरो। तो ये हमने एक्सेलरेशन की बात भी कर ली, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, ज़ीरो कैसे हो सकता है। ठीक है। अब हम फटाफट से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। इसके डेरिवेशन का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा आपके, हर साल आएगा। ठीक है, इस साल आएगा, अगले साल आएगा, उससे अगले साल भी आएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है यार, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रही है, वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में ना एक इकट्ठा रिलेशन देती है आपको। ठीक है, वो कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में है वो रिलेशन, वो दिखते हैं कैसे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी मोशन के लिए, तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है यार, और ये कंडीशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। वो कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आपको अप्लाई करना है कहीं, वो क्या है, वो तो बात की बात है। अगर अप्लाई करना है कहीं तो पहले कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन होगा ना यार, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए यार। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसी काम की नहीं है वहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कौन कौन सी हैं, देखिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैं इसका डेरिवेशन अभी कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और बोली जाती है, बेसिकली ये तीन ही होती हैं, लेकिन जो वो चौथी इक्वेशन है वो एक स्पेशल केस हुआ है कि nth सेकेंड में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो इक्वेशन है, मैं वो भी कराऊंगा। बेसिकली तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन हम करेंगे और उस चौथी इक्वेशन का भी डेरिवेशन हम करेंगे। उससे पहले आपको ये एक बात बिल्कुल बांध के रखनी है अपने दिमाग में कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये पहली और आखिरी कंडीशन है इसकी है। ठीक है। अब एक एक करके इनको डिराइव कर लेते हैं सबको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक बात पता है यार, वो बात क्या है, हमें बात पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी होता है।
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन, उसको मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, इसको हम इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें उसकी पावर भी गिवन है, x की पावर n है, और यहाँ पे dx लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग ये है। इसका आंसर क्या आता है, इसका सोल्यूशन क्या आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका सोल्यूशन होता है यार, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी 11th के लिए आपको इतना बहुत है जानना, इतना काफ़ी है अभी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी आप इसमें इंटीग्रेशन 12th में शायद पढ़ते भी हो आप, 11th में 12th में, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं मैथ्स में फिर, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एट t इज इक्वल्स टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है u, इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। और सपोज t इज इक्वल्स टू t टाइम के बाद, यानी t टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है v, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है v, यानी 0 से t टाइम तक u से v तक चेंज हुई इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और इतने टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये इसको हम s से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे s इज इक्वल्स टू 0 है और इस पॉइंट पे s इज इक्वल्स टू s है। क्लियर है इतनी बात। और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा यार, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये इक्वेशन मुझे पता है, a इज इक्वल्स टू dv/dt, ये पता है हमें। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज इक्वल्स टू dv/dt अगर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dv/dt, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x dx, और मैं बोल रहा हूँ कि x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे x की एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है x1 और मुझे x की एक फाइनल वैल्यू दे रखी है x2, ठीक है। तो अगर मैं ये इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है यार। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x की पावर 1+1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, अपॉन 1+1, ठीक है। जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन के पास आपको लिमिट्स लगी हुई दिखेंगी, इनको लिमिट्स बोलते हैं, तो हमें इसके बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखना है x1 और यहाँ पे लिखना है x2। इसको और सॉल्व करो, ये क्या आएगा, x² अपॉन 2, तो ये कितना आएगा, x² अपॉन 2, और स्क्वायर ब्रैकेट फिर से ये x1 और ये x2। अब इसके बाद देखो क्या करना है, जो भी वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको पहले x की जगह रखो, यानी x2² अपॉन 2, ठीक है। फिर माइनस करो, और अब जो नीचे लिखा हुआ है नंबर या फिर कोई भी x1 लिखा हुआ है उसको x की जगह रख दो, x1² अपॉन 2। तो इसका आंसर तुम्हारा ये निकल गया, इसका आंसर तुम्हारा ये निकल गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे सिर्फ dx लिखा हुआ है और x1 टू x2 आपको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ dx है। सिर्फ dx का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 1 dx। अब 1 को तुम क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 dx, और यहाँ पे x1 से x2, x की पावर 0 मतलब n की वैल्यू अब 0 है, n की वैल्यू अब 0 है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। तो 0 x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 और लिमिट्स x1 टू x2, जैसे यहाँ पे किया है सेम बिल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x अपॉन 1, तो यानी x और ये डब्बे में x1 x2, यानी फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। पहले मैंने x की जगह x2 रखा, फिर x की जगह x1 रखा, ठीक है। इतनी बात, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कोई भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब मुझे अगर यहाँ से कोई भी दूसरी इक्वेशन को डिराइव करना है तो मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कभी भी dv dt dx लिखा हुआ दिखे आपको तो वो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं,
वो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी वी लिखा हुआ है तो ये बहुत छोटी वैल्यू है वेलोसिटी की, डी टी लिखा हुआ है ये बहुत छोटी वैल्यू है टाइम की। तो मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन ए डी टी। अब देखिए जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मेरे पास इंटीग्रेशन डी वी है, यानी वी में इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिमिट्स वाली चीज़ बताई थी आपको, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो अब वेलोसिटी की मुझे यहाँ पे इनिशियल लिमिट लिखनी चाहिए और यहाँ पे फाइनल लिमिट लिखनी चाहिए। टाइम की मुझे यहाँ पे इनिशियल लिमिट लिखनी चाहिए, यहाँ पे फाइनल लिमिट लिखनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या थी, u, तो यहाँ पे u आ गया। वेलोसिटी की फाइनल लिमिट क्या थी, v। टाइम की इनिशियल लिमिट क्या थी, 0। टाइम की फाइनल लिमिट क्या थी, t, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन डी वी लिखा हुआ है, कुछ ऐसा केस है ना, कुछ ऐसा केस है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 डी वी। तो ये क्या आना चाहिए हमारा, सिर्फ v आना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिर्फ x बन गया था। और यहाँ पे इसके बाद हम लिमिट्स रखेंगे u और v इज इक्वल्स टू, अब ये जो a है ना ये कांस्टेंट है। जब भी इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट आपको दिखे तो उसको बाहर निकाल लो, उसमें से ज़्यादा सही रहता है। इंटीग्रेशन 0 से t और dt, ये फिर ऐसा सही केस बन गया यार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू इंटीग्रेशन t 0 से t। तो अब एक बार v की जगह v रखो, एक बार v की जगह u रखो, तो एक बार v की जगह v माइनस u इज इक्वल्स टू a, एक बार t की जगह t माइनस 0, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, या फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये पहली इक्वेशन हमने डिराइव कर दी है इसमें, ये पहली इक्वेशन, ये चल रही है ना वीडियो, ये पहली इक्वेशन हमने डिराइव कर दी है। हाँ चल रही है वीडियो तो ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। देखो ये याद रखना है यार, अभी इसका अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो यार, लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो उसमें क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए ये टेढ़ी है क्या लाइन, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो क्या करते हैं हम, हमें पता है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, या फिर इसको s लिख लो, हमने डिस्प्लेसमेंट को s यूज़ कराया ना, तो डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी, जैसे यहाँ पे किया था सेम इसी तरह का स्टेप है। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ भी डी एस आए, डी टी आए, डी वी आए, तो वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, हमें पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन किस में है, एस में है, तो यहाँ पे मुझे लिमिट किसकी रखनी पड़ेगी, एस की, और एस की लिमिट्स क्या कहती है, एस इज इक्वल्स टू 0 और एस इज इक्वल्स टू एस। तो इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट एस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, v की ये वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी यहाँ पे। लिमिट्स तो टाइम की लगेगी, टाइम की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से t। तो अब मैं ये जो इक्वेशन 1 मेरे पास आई है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, और ये डी टी 0 से t, ठीक है इतनी बात। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डी एस 0 से s इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब है 0 से t u इंटू डी टी प्लस 0 से t ए टी इंटू डी टी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे वैसे ही किया है, ठीक है। अब इसका क्या, यहाँ पे 1 होगा, सिर्फ डी एस है तो 1 डी एस होगा, और 1 डी एस का मतलब है यहाँ पे s बन जाएगा ये, और लिमिट्स क्या आ जाएगी, 0 से s, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किस में, टाइम में है, तो इस u को बाहर निकाल लें, वही बेहतर है। तो इस u को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 1 डी टी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ t, तो 0 से t, ठीक है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम में इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ एक्सेलरेशन को बाहर निकालो और टाइम पे वो फॉर्मूला लगाओ जो सिखाया था, x की पावर n dx, क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 है ना, t की पावर 1, तो t की पावर 1 का मतलब है t की पावर 1 प्लस 1, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से t। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है,
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। u t 0 से t प्लस a और ये t स्क्वायर 0 से t, ठीक है। अब ये s है यहाँ पे 0 से s, तो एक बार s की जगह s रखो, एक बार s की जगह 0 रखो, तो s माइनस 0। एक बार u तो ऐसे ही है, t की जगह t रखो, t की जगह 0 रखो, एक बार t की जगह t रखो, t की जगह 0 रखो। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 भी है यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव कर दिया है, ठीक है। एक लास्ट इक्वेशन बच रही है, थर्ड इक्वेशन, उसको भी फटाफट से कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको वीडियो को पीछे करके इजीली देख सकते हैं। तो अब एक बात हमें पता है क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाय डी टी। देखिए थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक छोटा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी तो होता है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से ही डिवाइड कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और उसी चीज़ से डिवाइड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, ठीक है। इसको हम चेन रूल बोलते हैं वैसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद इस डी एस को मैं इधर खिसका देता हूँ, डी एस डी वी की जगह, तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और इस डी वी को उधर खिसका देता हूँ, डी वी बाई डी एस हो जाएगा। अब ये डी एस बाई डी टी क्या बना यार बताओ, अच्छा ये डी एस बाई डी टी क्या बना, वी, तो वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है, यानी ए इसके इक्वल आ गया। अब इस डी एस को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। अब वापस से डी एस डी वी में आ गई टर्म्स, तो मुझे क्या करना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो वी डी वी इंटीग्रेशन ए डी एस। यहाँ पर इंटीग्रेशन किस में है, वी में है, तो यहाँ पे लिमिट्स किसकी लेंगी, वी की इनिशियल लिमिट क्या है u और फाइनल लिमिट v। डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल लिमिट क्या है 0 और फाइनल क्या है s, ठीक है। अब देखो v dv है, ये v को बाहर नहीं निकालना है, v का इंटीग्रेशन करना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो v का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले का यूज़ करके करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे v की पावर 1 है और v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो u से v तक। अब इसको a को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया, यानी क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ ds बचा, सिर्फ ds बचा मतलब 1 ds, और 1 ds का मतलब है सीधा सीधा सिर्फ s आएगा यहाँ पे 0 से s। तो अब v की जगह v रखो, पहले v की जगह u रखो माइनस करके, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह s रखो माइनस 0 रखो, और फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ गई। वो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आप देख सकते हैं होपफुली ये पूरी इक्वेशंस तीनों आपको समझ आई होंगी, और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रहा था, ये बड़ी होगी फिर भी, क्योंकि मेरा फ़ोन उस दिन जवाब दे गया था, ये भर गया था उस दिन, पूरा गर्म हो गया था पूरा। तो बाकी इसकी जो बची हुई वीडियो है, बचा हुए टॉपिक हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा, और ध्यान रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और टाटा।